जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुम्मी एकेडमी पर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वर्णमाला में व्यंजन पढ़ा था और उसमें हमारे व्यंजन में कुछ छूट रहा था। वो क्या छूट रहा था? उसमें हमारे संयुक्त व्यंजन छूट रहे थे। क्या छूट रहे थे? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से कहती है कि जो व्यंजन दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने हों, जो व्यंजन दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने हों, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। और संयुक्त दो व्यंजन किस तरह से? दो व्यंजन होंगे, उन व्यंजनों से एक नया शब्द मिलकर बना होगा। क्या बना होगा? एक जो शब्द बना होगा वो नया शब्द मिलकर आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्रमिक। कौन कौन से? क्षत्रिय, त्र, श्र, क्षत्रिय, त्र और ज्ञ और श्रमिक। अब शब्द कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा क्षत्रिय व्यंजन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा जो हमारा क्षत्रिय है वो किन किन व्यंजनों की सहायता से मिलकर बना है। तो आपको एग्जाम में बताना है कि वो किन किन व्यंजनों की सहायता से मिलकर बना है। तो यही देखते हैं। तो हमारा क्षत्रिय है वो किन किन व्यंजनों की सहायता से बना है? का प्लस मूर्धा सा से। किससे? कंठे का और मूर्धा सा से। कंठे का और मूर्धा सा से बना नया शब्द क्या है? क्षत्रिय है। क्या है? क्षत्रिय है। तो आपको आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि का और प्लस सा से हमारा मिलकर नया शब्द कौन सा है? तो आपको क्या बताना है? क्षत्रिय है। कौन सा है? क्षत्रिय है। उसी तरीके से हमारा त्र आता है। तो एग्जाम में ऐसे ही कुछ त्र शब्द के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा त्र शब्द है वो किन व्यंजनों की सहायता से मिलकर बना है। तो त्र किन व्यंजनों की सहायता से मिलकर बना है? ता प्लस रा से। ता प्लस रा से मिलकर बना नया शब्द कौन सा है? हमारा त्र शब्द है। कौन सा है? त्र शब्द है। ता प्लस रा से मिलकर बना शब्द हमारा कौन सा है? त्र है। और आपको एग्जाम में इस तरह से भी दिया जा सकता है कि हमारा ता और प्लस रा से मिलकर बना नया शब्द कौन सा है? तो कौन सा व्यंजन है? त्र है। कौन सा है? त्र है। उसी तरह से हमारा ज्ञ है। क्या है? ज्ञ। अब ज्ञ किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? तो ज्ञ शब्द हमारा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? ज प्लस वा से मिलकर बना है। सॉरी, ज प्लस वहां से। ज प्लस वहां से मिलकर बना नया शब्द क्या है? हमारा ज्ञ है। और उसी तरीके से हमारा श्रमिक हो जाता है। श्रमिक किन किन व्यंजनों से मिलकर बना होता है? तो श्रमिक हमारा स प्लस रा से मिलकर बना है। स प्लस रा से मिलकर बना नया शब्द कौन सा है? हमारा श्रमिक। कौन सा है? श्रमिक। अब चलिए, हमने इन जाना कि हमारे जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं वो किन किन व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते हैं। तो बात करते हैं हम छ की। किसकी? छ। अब छ हमारा जब हम देखें, छ का जब हम उच्चारण करते हैं तो किस तरह से? कंठे और मूर्धा सा की सहायता से। कंठे और मूर्धा सा मिलकर हमारा क्या कहलाता है? छ बनता है। तो अगर इसमें एक शब्द ले लिया जाता है क्षत्रिय, शब्द दिया है क्षत्रिय, तो आप जब इस क्षत्रिय शब्द का उच्चारण करते हैं क्षत्रिय, तो आप जब इस क्षत्रिय को बोलते हैं तो क्षत्रिय बोलते समय आपके अंदर क्या? का साउंड आता है। किसका आता है? का साउंड। लेकिन वो जब का साउंड आता है तो वो किसके अंदर? आपके मुंह में ही रह जाता है। और तो ये हमारा क्षत्रिय किससे? का आता तो का साउंड है लेकिन वो बाहर नहीं आता है। बोलिए क्षत्रिय। तो जब आप क्षत्रिय बोलते हैं तो वो मुंह में ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है। और उसी तरह से हमारा दूसरा शब्द होता है कक्षा। जब हम इस तरह से कक्षा शब्द लेते हैं तो ये जब
शब्द हम लेते हैं तो ये शब्द हमारा जब हम ये कक्षा बोलते हैं तो इसमें हमारा का साउंड पूरा पूरा सुनाई देता है। कैसे? जब आप बोलते हैं कक्षा तो कक्षा, तो आप जब इस छा का साउंड निकालते हैं तो आपको का और प्लस सा से मिलकर साउंड निकलता है। तो इस तरह से आपको समझ आया कि छतरी हमारा का प्लस सा से मिलकर बना होता है और कुछ शब्द हमारे इस तरह से दिए जाते हैं। तो बात करते हैं इसी तरीके से हमारा सश्रमिक हो जाता है। क्या होता है? सश्रमिक। अब देखिए सश्रमिक इसमें एक शब्द दिया जाता है श्रृंगार, इस तरह से लिखा होता है श्रृंगार, और एक दूसरा शब्द दिया जाता है श्रृंगार। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें से हमारा शुद्ध ये माना जाता है, लेकिन गूगल में जब आप खोज करते हैं तो गूगल में हमारा ये शब्द भी शुद्ध माना जाता है। तो आपको एक चीज पूछूंगी, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बता सकते हैं कि कौन सा व्यंजन है जिसमें हम री नहीं लगाते हैं? वह कौन सा व्यंजन है जिसके नीचे हम री शब्द नहीं लगाते हैं, ऋषि शब्द नहीं लगाते हैं? तो आपको समझ आया, जब हम रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रा लिखते हैं। तो जब हम रा लिखते हैं तो इसके नीचे हम री नहीं लगाते हैं। जब हम री लगा देंगे तो हम रा किस तरह से बोलेंगे? र री, इस तरह से इसका साउंड निकलेगा नहीं ना, इस तरह से निकलेगा। तो हमारा री व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है, इसके अंदर हम रा व्यंजन हम एक ऐसा व्यंजन है, इसके अंतर्गत हम री का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा श्रृंगार है, श्रृंगार में हमारा रा, और इसमें हमारा जो ये है ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऐसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा व्यंजन है जिसके अंतर्गत हम रा नहीं लगाते हैं, जिसके नीचे हम रा नहीं लगाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रा हो जाएगा। रा के नीचे हम ऋषि नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। तो आपने व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जाने, और आगे हमारे क्या होते हैं, आगे हम देखते हैं अघोष और सघोष किसे कहते हैं। घोषत्व के आधार पर इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन, अर्थात घोष व्यंजन कौन से कहलाते हैं? जिनको बोलते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? घोष व्यंजन कहलाते हैं। अब घोषत्व के आधार पर हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। कौन कौन से? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन वो होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन ना हो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? अघोष व्यंजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अघोष व्यंजन के अंतर्गत। अब इसकी परिभाषा यही कहती है, पर इसके नाम में भी छुपा हुआ है। इसके शब्दों में जाइए। आमीष क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। आमीष नहीं, और घोष माने घोष, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंपन ना हो, तो वहां पर क्या होता है? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और सभी ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सभी ऊष्म व्यंजन वो कौन कौन से होते हैं? हमारे सभी ऊष्म व्यंजन स और स। तो स और स, ये हमारे तीनों सा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, तो हम वर्ग का एक वर्ग लेते हैं। हम कौन सा लेते हैं? कंठे वर्ग ले लेते हैं। का वर्ग का
तो क, ख, ग, घ और ङ। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। तो हमारी इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसके क्या कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो हमारा पहला कौन सा हो जाएगा? का हो जाएगा और खा हो जाएगा। ये दोनों हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। और तीनों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? स और स, ये तीनों ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इतने जो हमारे हो जाएंगे वो कितने किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष व्यंजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अघोष व्यंजन के अंतर्गत। और उसी तरीके से हमारा अगला होता है कौन सा? सघोष व्यंजन। कौन सा होता है? सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। सघोष का ही दूसरा नाम क्या होता है? घोष होता है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो, वहां पर क्या कहलाते? वो क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? इसमें हमारा आ जाता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। अब देखिए अघोष व्यंजन में हमारा पहला आता था और दूसरा आता था। प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन किसमें आता था? अघोष व्यंजन में। और हमारे सघोष में क्या कहते हैं? जो मतलब छूट गए हैं, 3 छूट गए हैं, वो हमारे किसमें आते हैं? सघोष में आते हैं। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हमारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। और सभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? सभी अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व, ये हमारे किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। अब देखिए अघोष में हमारे सभी कौन कौन से आते थे? सभी ऊष्म व्यंजन आते थे। कौन से आते थे? सभी ऊष्म व्यंजन आते थे। और उसमें हमारा जो ऊष्म व्यंजन था उसमें हमारा एक छूट रहा था, हा। कौन सा? हा नहीं आ रहा था। तो हा हमारा किस में ले लिया गया है? सघोष में ले लिया गया है। किस में ले लिया गया है? सघोष में। तो ये आपको ये याद रखना है, जो हमारा हा होता है वो किस में आता है? सघोष व्यंजन में आता है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, तो इसमें हमारा का वर्ग ले लेते हैं। तो का, ख, ग, घ और ङ। तो देखिए ये तो हमारे आते थे किसमें? अघोष में। किसमें आते हैं? अघोष में। और तीनों सा ये आ जाते थे। ठीक है, ये हमारे किसमें आते थे? अघोष में। अब जो ये 3 बचे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ये किसमें आता है? हमारा सघोष में। और सभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, र, ल, व, ये चारों और हा, ये हमारे किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। सघोष में। और ये किस में आते हैं? अघोष में। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा कि कौन कौन से व्यंजन हमारे अघोष में आते हैं और कौन कौन से सघोष में आते हैं। तो अगला हमारा कौन सा होता है? अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। कौन कौन से बचते हैं? अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण। प्रत्येक अगला हमारा होता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हमारे व्यंजन होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। पहले तो हम देख लेते हैं कि प्राणत्व का मतलब क्या होता है। प्राणत्व का मतलब होता है हवा या सांस से। किससे मतलब होता है? हवा या सांस से। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण। अब देखिए इसकी परिभाषा से जाने से पहले इनके शब्दों पर जाइए। तो अल्पमीश होता है कम। अल्पमीश क्या होता है? कम। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा कम निकले, वहां पर क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो अब इसकी परिभाषा क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कहती है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकले, वहां पर कौन से होते हैं?
अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। कौन से? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आ जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन हमारा किसमें आ जाता है? अल्प प्राण में। और सभी अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये हमारे कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर वो हमारे किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में। सभी स्वर कितने? 11 स्वर। और एक जो हमारा अनुस्वार होता है वो भी हमारा किस में आ जाता है? अल्प प्राण में। सभी स्वर हमारे अल्प प्राण में होंगे और अनुस्वार होगा वो हमारा किस में आएगा? अल्प प्राण में। ये वाला अनुस्वार ये हमारा किस में आ जाएगा? अल्प प्राण में। और सभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व, ये जो चारों हैं ये हमारे अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर किस में आएगा? अल्प प्राण में। अब वो कौन कौन सा? अब देखिए, क, ख, ग, ख, ङ, ये दिए हैं। तो आपको रटना नहीं है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, आपको अपने मुंह से उच्चारण कर लेना है। और जब आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों में हवा कम निकले, कम हवा निकले, वहां पर कौन सा होगा? अल्प प्राण। तो आप बोलिए, आप कैसे बोलते हैं? क, ख। तो जब आप का साउंड लेते हैं तो हवा कम निकलती है, और जब ख बोलते हैं तो हवा एकदम से ज्यादा निकलती है। तो इसी तरीके से जो हमारा का है वो किस में आ जाता है? अल्प प्राण में। और फिर आप बोलते हैं ख, क, ख, और फिर बोलते हैं ग। तो जब ग बोलते हैं तो हवा कम निकलती है, और फिर जब घ बोलते हैं तो हवा ज्यादा निकलती है। तो ये ग हमारा किस में आ जाता है? अल्प प्राण में। और जब आप ञ बोलते हैं तब भी हवा कम निकलती है, तो ये किस में आ जाता है? अल्प प्राण में। और उसी तरीके से जब अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं? य, र, ल, व। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी हवा मुंह से कम निकलती है, तो इसमें क्या आते हैं? तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन में। और सभी स्वर कितने? 11 स्वरों में हमारे कौन कौन सा? एक अनुस्वार इसमें आ जाता है अल्प प्राण में। अर्थात जो हमारे 12 स्वर होते हैं वो किस में आएंगे? अल्प प्राण में। किस में आएंगे? अल्प प्राण में। तो इसमें हमारा विसर्ग नहीं आता। कौन सा? अंगहा, वो हमारा किस में आएगा? किस में आएगा? महाप्राण में। जब आप अंग बोलते हैं तो साउंड हवा कम निकलती है, और जब आहा बोलते हैं तो आपके मुंह से हवा ज्यादा निकलती है, तो वो किस में आएगा? महाप्राण में। तो इसमें स्वर कितने आएंगे आपके? इसमें स्वर आएंगे आपके 12। स्वर कितने होते हैं? 13। लेकिन इसमें विसर्ग नहीं आता है। क्या आता है? अनुस्वार आता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो अगला हमारा कौन सा होता है? अगला हमारा हो जाता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? इनके शब्दों में देखिए, महा मीन्स होता है अधिक। महा मीन्स अधिक। तो किस तरह से बनेगा? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से अधिक हवा निकले, मुंह से हवा अधिक निकले, वो किस में आएंगे? महाप्राण व्यंजनों में। इसकी परिभाषा भी यही कहती है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकले वो किस में आते हैं? महाप्राण व्यंजन में आते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारा आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन हमारा किस में आता है? महाप्राण व्यंजन में। किस में आता है? महाप्राण व्यंजन में। और सभी ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, जो वहां पर जब हम अल्प प्राण पढ़ रहे थे उसमें हमारे सभी स्वर आ रहे थे, तो उसमें हमारा एक स्वर छूट रहा था। कौन सा? विसर्ग। कौन सा? विसर्ग। और विसर्ग कौन सा होता है? ये ये हमारा विसर्ग होता है। जब आप इसका साउंड करते हैं तो कुछ इस तरह से बोलते हैं, अहा। तो आप इस तरह से बोलते हैं तो आपका जो उच्चारण है, उच्चारण करते समय आपके मुंह से हवा ज्यादा निकलती है, तो ये इस विसर्ग हमारा किस में आ जाता है?
महाप्राण व्यंजन में आ जाता है। किसमें आ जाता है? महाप्राण व्यंजन में आ जाता है। और सभी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? स स तीनों स हमारे किसमें आएंगे? महाप्राण व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, अब देखिए क ख ग घ ङ। ठीक है। अब ये और ये हमारे किस में आते थे? अल्प प्राण में। और जो ये हैं ख और घ, ये हमारे किस में आएंगे? दोनों महाप्राण में। ठीक है। आपको इस तरह से याद कर लेना है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको क्लास समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय।